Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Rukaiya Farooq from Teen Mad Sparkle and today is the day 15 of our pharmacology course. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम एस्थमा और सीओपीडी के लिए कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल जो है वो देखेंगे ड्रग्स की। तो सबसे पहले हम ये चार्ट देख लेते हैं जिसके थ्रू ये हमें ये समझ आ जाएगा कि जो डिफरेंट हमारे पास ड्रग्स हैं वो किस मैकेनिज़्म के तहत जो है वो काम करती हैं। अब सबसे पहले जैसा हमने मैकेनिज़्म में पढ़ा था कि एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी पर आकर बाइंड करता है, देन ये क्या करता है ल्यूकोट्राइन्स को जो है मास्ट सेल्स जो है वो ल्यूकोट्राइन्स को जो है वो लिबरेट करते हैं। इसके बाद ल्यूकोट्राइन्स जो है वो सिस्टिनाइन ल्यूकोट्राइन्स बनाते हैं, देन ये अपने रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करते हैं और दैट विल लीड टू द ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। अब डिफरेंट ड्रग ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को डायरेक्टली जो हमारे पास ड्रग्स रिड्यूस कर रही होती हैं दैट आर कॉल्ड एज ब्रोंकोडाइलेटर्स। ब्रोंकोडाइलेटर्स पर मजीद जो है वो 3 टाइप्स आती हैं। सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स आती हैं, देन इसमें मिथाइल जेंथीन्स आती हैं और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट आती हैं। इसके बाद जो हमारी सबसे पहले तो हमारी जो एंटीबॉडी है उसकी बाइंडिंग को जो है यहाँ पर जो मास्ट सेल से इसकी बाइंडिंग है उसको जो ड्रग इनहिबिट करती है ये है हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दैट इज ओमालीजुमाब। एंटीबॉडी यहाँ पर आकर बाइंड होगी तो ही इस पर जो है वो एंटीजन आकर बाइंड हो सकेगा, लेकिन जो ड्रग है वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो जाती है ताकि एंटीबॉडी जो है वो मास्ट सेल पर आकर बाइंड ना हो सके। इसके बाद जो मास्ट सेल्स हैं वो ल्यूकोट्राइन्स को लिबरेट करते हैं, तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स ड्रग जो है ये मास्ट सेल से ल्यूकोट्राइन्स की लिबरेशन को जो है वो रिड्यूस करवाती हैं। इसके बाद ल्यूकोट्राइन्स की जो है वो सिंथेसिस को इनहिबिट करवाती हैं ड्रग्स, तो ये कहलाती हैं ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। इसके बाद जो ल्यूकोट्राइन्स हैं ये बाइंड करते हैं अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स के साथ, तो जो इस बाइंडिंग को इनहिबिट करती हैं ये हमारे पास कहलाती हैं ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब हम बात करते हैं अपनी ब्रोंकोडायलेटर्स की। तो ब्रोंकोडायलेटर्स में जो सबसे पहली ड्रग्स आती हैं ये है सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स जो हैं ये बीटा एगोनिस्ट ड्रग्स हैं। बीटा एगोनिस्ट ड्रग्स क्या करती हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के थ्रू जो है वो एक्ट कर रही होती हैं। एडिनाइलाइन साइक्लेज की एक्टिविटी को ये इंक्रीज करती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि CAMP का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। CAMP का लेवल इंक्रीज होने की वजह से ब्रोंकियल रिलैक्सेशन होती है या ब्रोंकोडाइलेशन होती है। इसके अलावा जो हमारे पास बीटा एगोनिस्ट हैं ये मास्ट सेल से मीडिएटर्स की रिलीज को भी डिक्रीज करवाती हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो नॉन सिलेक्टिव बीटा एगोनिस्ट होती हैं सच एज एड्रेनलिन एंड आइसोप्रेनलिन, ये बहुत ज़्यादा जो है वो फास्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं और ये क्विकली जो है वो ब्रोंकोडाइलेशन प्रोवाइड करती हैं, बट क्योंकि ये नॉन सिलेक्टिव हैं तो ये टैकीकार्डिया और बीपी को जो है वो इंक्रीज़ कर सकती हैं। दैट्स वाई हम जो है इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। मोस्ट कॉमनली हम सिलेक्टिव बीटा टू एगोनिस्ट को यूज़ करते हैं। ये हमारे पास प्रेफर्ड एजेंट्स हैं फॉर ब्रोंकियल एस्थमा। बीटा टू एगोनिस्ट जो है वो 2 तरह की होती है, शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट। शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास एग्जांपल्स हैं सेल्ब्यूटामॉल, डर्ब्यूटेलिन, एल्फोमेट्रोल एंड फिनोटेरोल। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स में है सेल्मेट्रोल, फॉर्मोटेरोल, लेवलब्यूटेरोल एंड इंडासेट्रोल। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स जो है ये 4 to 6 आवर्स तक के लिए ब्रोंकोडाइलेशन इफेक्ट प्रोवाइड करती हैं। ये हम इनहेलेशन के थ्रू देते हैं इन द एक्यूट एस्थमा अटैक। इसके बाद लाबा ड्रग्स जो हैं ये हम जो है यूज़ करते हैं विद द कंबाइंड थेरेपी विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये हमारे पास 12 आवर्स तक के लिए जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स में जो सेल्मेट्रोल है ये हमारे पास स्लो एक्टिंग ड्रग है और जो फॉर्मोटेरोल है ये हमारे पास फास्ट एक्टिंग ड्रग है। फिर अगर इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स इसके ये हैं कि ये मसल ट्रेमर्स कॉज कर सकते हैं और ब्रेडिकार्डिया भी जो है वो कॉज कर सकती हैं। के बाद नेक्स्ट क्लास आती है हमारे पास ब्रोंकोडाइलेटर्स में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आर M3 एंटागोनिस्ट। ये हमारे पास थोड़ी सी जो है वो कम इफेक्टिव होती हैं देन बीटा एगोनिस्ट ड्रग्स, लेकिन हम इनको उन पेशेंट्स में यूज़ करते हैं जो बीटा 2 एगोनिस्ट से अनरिस्पॉन्सिवनेस हो और ये ड्रग्स COPD में जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती हैं। इसके अंदर एग्जांपल्स हैं प्रेट्रोपियम, टायोट्रोपियम एंड यूमिक्लाइडीनियम। अब टायोट्रोपियम जो है ये हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ एस्थमा में यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि यूमिक्लाइडीनियम जो है वो हम COPD के पेशेंट्स में यूज़ कर रहे होते हैं।
एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो ब्रोंकोडाइलेशन करवाती हैं, जो हमारे पास एयरवेज होती हैं उनकी ये डायलेशन करवाती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ड्रग आती है मिथाइल ज़ैंथीन ड्रग्स। मिथाइल ज़ैंथीन ड्रग्स में हमारे पास एग्जांपल्स हैं थियोफाइलिन और थियोब्रोमीन। थियोफाइलिन जो है ये हमारे पास पोटेंट वेज़ोडाइलेटर है। ये क्या करता है, ये CAMP की जो फॉर्मेशन है उसको इंक्रीज करता है। इसके अलावा जो मिथाइल ज़ैंथीन ड्रग्स हैं ये हमारे पास एडिनोसिन रिसेप्टर को जो है वो ब्लॉक कर देती हैं। एडिनोसिन रिसेप्टर जो है ये हमारे पास ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। इसके ब्लॉक होने की वजह से जो एयरवेज है वो हमारे पास डायलेट हो जाती है और ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो हमारे पास रिड्यूस हो जाती है। थियोफाइलिन जो है क्योंकि ये इंक्रीज करता है CAMP की कंसंट्रेशन को, तो ये हमारे पास हाइपोटेंशन भी जो है वो कॉज करवा सकता है। इसके अलावा अगर इसकी ओवरडोज दे दी जाए तो ये इरिथमियाज भी जो है वो कॉज कर सकता है। थियोफाइलिन जो है ये हम देते हैं ओरल रूट से। इसके अलावा जो अमाइनोफाइलिन है ये हम देते हैं IV रूट से। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्लास है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। के अंदर एग्जाम्पल थे हमारे पास ओमालिज्यूमाब। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने देख लिया था कि ये क्या करती है, ये एंटीबॉडी को रिसेप्टर से जाके बाइंड नहीं होने देती। ये ड्रग खुद जाके एंटीबॉडी से जो है बाइंड हो जाती है ताकि ये एंटीबॉडी अपने रिसेप्टर पर जाकर बाइंड ना हो सके। जब ये बाइंड नहीं होगी तो ये मास्ट सेल की एक्टिवेशन जो है वो नहीं करवाएगी। यहाँ पर जो है वो मास्ट सेल होता है, जब ये यहाँ पर जाके बाइंड नहीं होगी तो ये एक्टिवेशन नहीं करवाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ब्रोंकियल एस्थमा जो है वो हमारे पास प्रिवेंट होगा। उसके बाद हमारे पास ड्रग्स आती है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स जो है ये मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन को प्रिवेंट करते हैं ताकि जो मास्ट सेल से जो मज़ीद रिलीज़ होना होता है मीडिएटर्स वगैरह वो रिलीज़ ना हो। ये हमारे पास ब्रोंकियल एस्थमा प्रोफाइलेक्सिस में जो है वो इंडिकेटेड होते हैं और ये इनहेलेशन रूट से जो है वो एडमिनिस्टर किए जाते हैं। इसके अंदर एग्जांपल है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और नीडोक्रोमेट। इसके बाद हमारे पास ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस इनहिबिटर्स ड्रग्स आती हैं जो ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं। इसमें सबसे पहले आती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं कि जब मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स या एराकिडोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है विद द एंजाइम फॉस्फोलाइपेज A2, फॉस्फोलाइपेज A2 को ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो ब्लॉक कर देता है ताकि मजीद जो हमारे पास PG और ल्यूकोट्राइन की फॉर्मेशन है वो स्टॉप हो जाए। जबकि लाइपोऑक्सीजनेज इनहिबिटर्स जो है वो लाइपोऑक्सीजनेज एंजाइम को यहाँ पर ब्लॉक करते हैं ताकि जो ल्यूकोट्राइन्स की फॉर्मेशन है वो हमारे पास ना हो सके। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो हम ओरल, इनहेलेशन और पैरेंट्रल तीनों रूट से यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, के पेशेंट की कंडीशन क्या है। इसके बाद जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं इसके अंदर अगर हम इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की एग्जांपल देखें तो इसमें आते हैं बेक्लोमीथासोन, ब्यूटिसोनाइड, फ्लूटिकेस्टोन और ट्राइएम्सिनोलोन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बाद लाइपोऑक्सीजनेज इनहिबिटर, इसके अंदर एग्जांपल आती है ज़ाइलोटिन की। देन एंटी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग्स हैं। एंटी रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो ल्यूकोट्राइन अब बंद तो गए लेकिन अब वो जाके रिसेप्टर पर बाइंड करेंगे, तो इस रिसेप्टर से जो है ये ड्रग जाके खुद बाइंड करती है ताकि जो ल्यूकोट्राइन है वो वहाँ पर जाके बाइंड ना हो सके। इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल्स आती है मोंटेल्यूकास्ट एंड जेफरल्यूकास्ट। ये हमारे पास ल्यूकोट्राइन्स के एक्शन को ब्लॉक करते हैं बाय बाइंडिंग टू द सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन 1 रिसेप्टर। ये भी हमारे पास प्रोफाइलेक्टिक एजेंट है फॉर द ब्रोंकियल एस्थमा। इसके बाद लास्ट ड्रग है हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगेंस्ट इंटरल्यूकिन 5। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं जो इंटरल्यूकिन 5 के अगेंस्ट जो है वो एक्ट कर रही होती हैं। इसके बाद इसके अंदर एग्जाम्पल है मेपोलिज्यूमाब एंड ब्रेसलिज्यूमाब। अब ये सारी ड्रग्स जो हमने डिस्कस की ये हमारे पास एस्थमा और COPD के पेशेंट्स में यूज़ होती हैं। इसके अलावा जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गाइडलाइंस के थ्रू जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है ड्रग्स की वो मैं आप लोगों के साथ चार्ट जो है वो शेयर कर दूंगी। उससे आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि गाइडलाइंस में जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन हम कौन सी ड्रग्स को जो है वो दे रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट हुई ड्रग्स।
अब असाइनमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो असाइनमेंट आपका ये है कि आपको एडवर्स इफेक्ट्स बताने हैं स्टीरॉइड्स के, 5 कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। आंसर आपको मेंशन करना है इन द कमेंट सेक्शन विद योर नेम एंड रोल नंबर। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।